नमस्ते पवन जी। नमस्ते हर्ष। तो हम लोग कुछ महीनों के गैप के बाद दोबारा से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम्म। उपलक्ष्य ये है कि हम लोग सिर्फ एक एक गोष्ठी करना चाह रहे हैं भारतीय चितमानस काल पर। भारतीय चितमानस काल जो धर्मपाल जी ने लिखा था अर्ली 90s में, उस पर। और जैसे कि आपसे बात हुई, हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ मित्रों को बुलाएं और भारतीय चितमानस काल को हम साथ में पढ़ें और उस पर एक लंबा चिंतन हो, 3-4 दिन की गोष्ठी हो। अ, लेकिन मुझे लगा कि हमको थोड़ा एक बातचीत करनी चाहिए कि अ, धर्मपाल जी की जो यात्रा थी वो कैसे शुरू हुई और भारतीय चितमानस काल पर कैसे पहुंची, ताकि भारतीय चितमानस काल का जो सिग्निफिकेंस है ये थोड़ा सा पता चले। जैसे कि मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैंने धर्मपाल जी के बारे में सबसे पहले 10-15 साल पहले सुना था। और जब 10-15 साल पहले मैं उनको पढ़ना शुरू किया तो वो एजुकेशन पे जो किताब थी, टेक्नोलॉजी पे किताब थी, वो बहुत बेहतरीन किताब थी। उस समय मैंने भारतीय चिकित्सा काल पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। अब मैं जब देखता हूँ, जब दोबारा री एंगेज कर रहा हूँ धर्मपाल जी के साथ, तो मुझे लग रहा है वो किताब बहुत सिग्निफिकेंट है, जो कि मुझ जैसे व्यक्ति के लिए उस टाइम शायद उसका सिग्निफिकेंस ठीक से अप्रिशिएट नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आपके साथ बात करना चाह रहा था कि थोड़ा धर्मपाल जी की जर्नी के बारे में बताएं और थोड़ा सा ये बताएं कि वो कैसे भारतीय चितमानस काल पे पहुंचे। हाँ। अ, धर्मपाल जी के काम को मैं तीन भागों में बांट के देखता हूँ। इतने सालों के बाद उनको पढ़ा, उनके साथ समय गुजारा, वो सारे चीज को जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ठीक लगता है अगर तीन भागों में बांट के देखो। एक उनका काम है जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, इन 19th सेंचुरी इंडिया, ब्यूटीफुल ट्री, बहुत सारे उनके उस समय के एग्रीकल्चर के डेटा, उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, उसको जैसे अंग्रेजों ने देखा था 18वीं शताब्दी के आखिर में और 19वीं शताब्दी के शुरू में। वो 1830 तक का जो पीरियड है उसमें जैसे अंग्रेजों ने उसको देखा, उनके हाई ऑफिशियल्स ने जगह जगह भारत में जो भी देखा उसको डॉक्यूमेंट किया। उस दृष्टि में जो दोष हो, लेकिन उन्होंने जैसा देखा वैसा उसको उन्होंने उसमें उसको डॉक्यूमेंट किया है। तो एक काम तो महत्वपूर्ण काम धर्मपाल जी का वो है, और सबसे ज्यादा जो लोग धर्मपाल जी को पढ़े हैं वो उसी काम को ज्यादा पढ़े हैं, और उससे उनका थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। आपको अच्छा लगता है कि भाई भारत में इतनी सुंदर व्यवस्थाएं थी, हम इतना सुंदर लोहा बनाते थे, हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी थी, हमारे यहाँ स्कूलों की इतनी विस्तृत व्यवस्था थी, हमारे गांवों की व्यवस्था और इन सब चीजों की व्यवस्था राज्य पोषित नहीं थी, ये समाज पोषित थी। ये सब चीजें आपको पता चलती है और उससे एक तरह से आप गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट योर पास्ट। ये एक उनका महत्वपूर्ण काम है। दूसरा काम है जो उन्होंने जिसकी आपको झलक मिलेगी, हम अपने लोगों ने जो किताब, सिद्ध ने जो किताब छापी है, रीडिस्कवरिंग इंडिया। ये रीडिस्कवरिंग इंडिया में धर्मपाल जी के इंटरव्यूज हैं, बड़े बड़े इंटरव्यूज हैं। उन्होंने क्लॉड अल्वारेस को इंटरव्यू दिया, बहुत लंबा, वो है। GSR कृष्णन को दिया, वो है। और इसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो धर्मपाल जी ने लिखे। इन आर्टिकल्स में उनकी जो समझ बनी उस समझ को लेके, और उन जो उन्होंने आर्काइव्स में और लाइब्रेरी में जो समय गुजारा, उस सब को लेके उनको जो लगा कि इसके जो ये डिटोरेशन हुआ है, भारत में जो पतन हुआ है, उन व्यवस्थाएं जो नष्ट हुई हैं, उसके कारण की का कुछ विश्लेषण उन चीजों में मिलता है। उन व्यवस्थाओं के बारे में भी कुछ पता चलता है। और हम कहाँ, ये एक आपको उसमें मिलेगा कि भाई हम जो पढ़ा लिखा समाज है भारत का, वो अपनी जड़ों से कितना दूर हो चुका है, कितना एलियनेटेड है, कितना पृथक हो चुका है और कितना रूटलेस हो चुका है, उसकी कोई जड़ें नहीं रह गई।
और उसकी दृष्टि भी एकदम दूषित हो गई है, उसको देख के भी दिखाई नहीं देता। और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि धर्मपाल जी ने जो आर्काइव्स में और लाइब्रेरीज से जो सामग्री निकाली, जिसको उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि इस सामग्री को और लोगों ने नहीं देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा। इनफैक्ट गांधी जी 1931 में उस सामग्री की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि वो एक अंग्रेज को बोलते हैं कि लुक इनटू योर ओन रिकॉर्ड्स। उसका संदर्भ है कि गांधी जी कुछ कह रहे हैं कि भाई हम 100 साल पहले, यानी 1931 से 100 साल पहले हम भारत ज्यादा शिक्षित था जितना कि आज है। ये बात गांधी जी कह रहे हैं। और इस पे एक अंग्रेज उनका एडमायरर ही है, वो उनसे प्रश्न करता है कि भाई ये कैसी बात आप कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा नाम की चीज तो अंग्रेज ही भारत में लेके आए हैं। उसके पहले तो शायद यहाँ कुछ गुरुकुल चलते होंगे और उसमें कुछ ब्राह्मण बच्चे पढ़ते होंगे और उसमें वेदों की पढ़ाई, पुराणों की पढ़ाई होती होगी, इत्यादि इत्यादि। तो इस बात को गांधी जी रिफ्यूट करते हैं और गांधी जी कहते हैं लुक इनटू योर ओन रिकॉर्ड्स टू वेरीफाई व्हाट और वैलिडेट व्हाट आई एम सेइंग। तो इशारा तो गांधी जी उस जमाने में कर रहे हैं। तो ये तो असंभव है कि जो चीज धर्मपाल जी ने देखी और जिस चीज को निकाल के उन्होंने छापा है, वो चीज औरों ने नहीं देखी है मेरा मानना है, पर देख के भी नहीं दिखाई दिया उनको। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि कैसे धर्मपाल जी वो चीज देख लेते थे जो औरों को दिखाई नहीं देती थी। ये धर्मपाल जी का की विशेषता है, जिसको रिम्पोचे जी, श्रद्धेय सामदोंग रिम्पोचे कहते हैं कि धर्मपाल हैड एन ओरिजिनल माइंड, बुद्धा हैड एन ओरिजिनल माइंड, और वो बाकी हम लोगों के दिमाग को ऐसा नहीं कहते कि तुम्हारा दिमाग ऐसा है, पर आज के आधुनिक पढ़े लिखे दिमाग को वो नॉर्मली उसको कहते हैं द ऑर्डिनरी रैशनल माइंड। तो वो ये दोनों में डिस्टिंक्शन करते हैं। एक तरफ है जो हम पढ़े लिखे अहंकारी लोगों का दिमाग को वो कहते हैं द ऑर्डिनरी रैशनल माइंड, और धर्मपाल जैसे दिमाग को वो कहते हैं ओरिजिनल माइंड। तो ये ओरिजिनल माइंड की वो है कि वो देख सकते हैं, वो चीजों को देख के उसमें से वो चीज निकाल लेते हैं जो हमको देख के भी दिखाई नहीं देती। और तो ये एक कमिंग बैक टू जो हम बात कर रहे थे कि एक तो उन्होंने रिप्रोड्यूस किया उनका डॉक्यूमेंट्स को, अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट्स को रिप्रोड्यूस किया। दूसरी जो रीडिस्कवरिंग इंडिया में है कि उसमें उनकी कमेंट्री है कि जो कैसे भारत का इतना बड़ा जो ह्रास हुआ है 200 साल के अंदर, उसके कारण ढूंढने की चेष्टा की है, क्या क्या हुआ उसको ढूंढने की चेष्टा की है। अंग्रेजों के कॉरेस्पॉन्डेंसेस उन्होंने देखे हैं, हाउ द ब्रिटिश माइंड वर्क्स, उसकी आपको झलक मिलेगी। उनकी स्ट्रैटेजीज क्या क्या रही हैं, कैसे वो एक विलियम विल्बर फोर्स है तो वो कैसे हिंदुस्तान के लोगों को देखता है, और जो नॉन क्रिश्चियन सोसाइटी है उसको कैसे देखता है, इत्यादि इत्यादि। ये आपको एक दूसरा पक्ष धर्मपाल के काम का है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि धर्मपाल जी कोई पीएचडी स्कॉलर के रूप में रिसर्च नहीं कर रहे थे, वो तो रिसर्च कर रहे थे क्योंकि उनके दिमाग में ये बात उपजी कि भाई कहीं तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है जिस तरह से हम भारत के लोगों को और भारत को देखते हैं। और ये उनके दिमाग में कीड़ा बैठा जब वो पहली बार न्यूली इंट्रोड्यूस पंचायती राज सिस्टम को समझने के लिए राजस्थान और देश के अन्य इलाकों में दौरा करते हैं, और उस दौरान उनको पता चलता है कि भारत की सरकारी पंचायत के अलावा एक परंपरागत पंचायतें हर जगह चलती हैं और उसका रुतबा बहुत ऊंचा है। लोग उसकी बात मानते हैं, उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जो कि सरकारी पंचायत को नहीं देखते। उसकी वो इसलिए उसमें शामिल होते हैं क्योंकि उसमें पैसा मिलता है और वो एक सरकारी सिस्टम के अंतर्गत है। पर रुतबा जो है, सम्मान जो है, वो अपनी परंपरागत पंचायत का ही है। तो धर्मपाल जी को ये बात खटकी कि भाई हम लोगों को इसका कोई भान ही नहीं है कि हमारे यहाँ पंचायतें पहले से चल रही हैं, जैसे भी चल रही हैं, उनका पता ही नहीं है कि उनके एग्जिस्टेंस का ही नहीं पता है। तो यहाँ से उनकी यात्रा मेरे समय एक तरह से शुरू होती है कि उनको ये खटका लग गया कि हमारा पढ़ा लिखा समाज अपने बहुजन समाज को जानता नहीं है, उनकी चीजों को नहीं जानती है, उनको व्यवस्थाओं को नहीं जानता है, उसके दिमाग को नहीं जानता है, वो कैसे अपने निर्णय लेते हैं कुछ हमको पता नहीं।
या तो जैसे कई बार कहा करते थे कि नेहरू जी कई जगह कहते हैं कि द टीमिंग मिलियंस, यानी टीमिंग मिलियंस कोई बहुत ऊंचा शब्द तो नहीं है, आपने लोगों को वो टीमिंग मिलियंस की कीड़े मकोड़े की तरह कुछ ऐसा हम देखते हैं, हम अपने बृहद समाज को, ये भीड़ है, एक भीड़ है, और इस भीड़ को पढ़ा लिखा कर शिक्षित करना और सभ्य बनाना है, जो अंग्रेजों की दृष्टि और हमारी पढ़े लिखे लोगों की दृष्टि में बहुत ज्यादा फर्क नहीं। तो इस पीड़ा को लेकर के धर्मपाल जी का शोध शुरू हुआ, और उस शोध में जब ये सारी चीजें निकली और जब उनको अंग्रेजों के हाई ऑफिशियल्स की स्ट्रैटेजी, उनका दिमाग कैसे चलता है, उनकी दृष्टि क्या है, इसका पता चलता है एक तरफ, और दूसरी तरफ हमेशा कॉन्स्टेंटली शायद वो इस बात पे चिंतन करते रहते हैं कि इतनी ऊंची अगर व्यवस्था हिंदुस्तान में थी तो उसके कारण क्या थे, वो कहाँ, उसकी जड़ें क्या है, उसकी उसकी मूलभूत मान्यताएं क्या है, ये उनके दिमाग में चलता रहा होगा। और मेरा ये मानना है उसी से भारतीय चित्त, मानस और काल उपजा है। अगर आप उसको ठीक से पढ़ें, और मुझे लगता है हमको उसको ठीक से पढ़ना चाहिए। ठीक से पढ़ने का मतलब है कि एक रैपिड रीडिंग मत करिए, हम उसको बैठें, हम उसका धीरे धीरे हम उसका अध्ययन करें, उसके ऊपर बातचीत करें, उसके ऊपर थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करें, तो उसमें बहुत कुछ निकलेगा। क्यों, उसमें धर्मपाल जी बेसिकली कह रहे हैं कि भारतीय चित्त और यूरोपियन चित्त अलग अलग है, एक नहीं है। और वो ये नहीं कह रहे कि हम ऊंचे हैं और वो नीचे, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे, सिर्फ अलग हैं। ये ऊंच नीच की बात या वन अपमेंशिप की कोई बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ कह रहे हैं कि हम लोग अलग तरह के लोग हैं, हम अलग तरह से सोचते हैं, हम अलग तरह से निर्णय लेते हैं। तो ये जो हम हैं, और कहीं उसमें ये भी कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जैसा आदमी भी इससे पूरी तरह मुक्त हो, ऐसा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू को इसलिए वो पिन पॉइंटेडली उनका नाम लेते हैं क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये माना जाता है कि उनसे बड़ा यूरोपियन तो यूरोप में भी नहीं है। और ये हिंदुस्तानी लोग नहीं कह रहे, ये यूरोप का एक बड़ा आदमी रोमारोला ये बात कह रहा है कि आई हैव नॉट सीन अ बिगर यूरोपियन देन जवाहरलाल नेहरू इन इवन इन यूरोप। रोमारोला के भारत में इस तरह की बात है। तो क्योंकि जवाहरलाल नेहरू एक यूरोपियन की तरह सोचते हैं, इसलिए धर्मपाल जी उनके बारे में कहते हैं कि इवन वो भी इससे पूरी तरह मुक्त हों, ऐसा नहीं है। तो ये जो भारतीय चित्त है, यानी चित्त माने जो धर्मपाल जी के जैसा मैं समझता हूं कि हम कौन से आधार हैं जिन आधारों पे हम अपना निर्णय लेते हैं, हमारी दृष्टि क्या है, हमारी माने एक एक इंडिविजुअल की नहीं, ये जो सब भारतीय सभ्यता से जो लोग प्रभावित रहे हैं, जेनरेशंस आफ्टर जेनरेशंस, इनकी दृष्टि कैसी है। हाउ सी हर सोसाइटी का अपना अपना होता है। हमारा फॉर इंस्टेंस, हम कोई ऐसी बात होगी जिसपे कि हो सकता है आप अलग इलाके के हो, मैं अलग इलाके का होऊंगा, लेकिन अगर कोई मजाक होगी तो हो सकता है हम दोनों उस बात पे हंसते। और ये संभव है कि जिस बात पे हम हंसे, वो बात एक अगर अंग्रेज या अमेरिकन सुने तो उसको हंसी ना आए, क्योंकि उसको उसमें कुछ मजाक जैसा ना लगे। तो ये जो होता है ये कुछ और बात होती है। और धर्मपाल जी ये कहते हैं कि हम जिस तरह से हमारा चित्त है, जिन बातों पे हम अपना निर्णय लेते हैं, जो हमारे मूलभूत अवधारणाएं रही हैं, हमको उसको पकड़ने की जरूरत है। उसको अगर हम पकड़ेंगे तो हम फिर कुछ शायद कर सकें। जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूं। हमारी भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं, तमिल लेके बोल रहा हूं, सारी भारतीय भाषाएं इस भूभाग की, तमिल से लेके कश्मीर तक की भाषा, और वहां सुदूर आसाम से लेके महाराष्ट्र तक की भाषाएं, इस भूभाग की जितनी भाषाएं हैं, इसमें एक और बोली भी, मतलब ये फर्क मैं नहीं कर रहा हूं लैंग्वेज और डायलेक्ट का, दोनों बोली भाषाओं में एक बात आपको कॉमन मिलेगी कि हमारे यहाँ हर चीज होती है, काम हो गया,
ये भाव है कि काम हो गया, काम कर दिया नहीं, काम हो गया। यही आप बंगाली में बोलेंगे, यही बात अब ऐसे ही भाव से आप असमिया में बोलेंगे, तमिल में बोलेंगे, मराठी में बोलेंगे, पंजाबी में बोलेंगे। होने का सेंस है, मेरा हाथ जल गया, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चा हो गया। हमेशा चीजें होती हैं, थिंग्स हैपन। अंग्रेजी में वर्क इज डन, है ना। तो ये हमारे यहाँ ये कॉमन है, चीजें होती हैं। होती है का मतलब क्या कि जो कोई भी चीज के परिणाम आने तक जो होता है, जहां से आप शुरू करते हैं और परिणाम आने तक, उसके बीच में जो कुछ घट रहा है, उसमें करने वाले की भूमिका निमित्त मात्र की है। मैं सिर्फ निमित्त हूं, मैं उपादान नहीं हूं। काम होता है, कभी कई बार नहीं भी होता है। तो मैं करने वाला होते हुए भी मैं ही करने वाला नहीं हूं, मैं भी करने वाला हूं। ये एक समझ शायद इस भूभाग में रही है, जो कि यूरोप की समझ कुछ और रही है, हमारी समझ कुछ और रही है। तो मैं इसका सिर्फ एक उदाहरण दिया। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। जैसे हम इंटरकनेक्टिविटी के शायद सिद्धांतों में मानते रहते हैं, हम पुनर्जन्म के सिद्धांतों में मानते रहे, हम ये मानते रहे कि हम पहले भी जन्मे हैं और कोई और, चाहे कीड़े मकोड़े हों, हाथी घोड़ा हो, मनुष्य हो, और बाद में भी हमारा जन्म होगा। तो इस तरह की क्या चीजें हैं, ये सही और गलत से परे की मैं बात कर रहा हूं। जिन चीजों के आधार हम मानते रहे हैं, इसको धर्मपाल जी कह रहे हैं कि हमको खोजना चाहिए। तो इस पुस्तक का, छोटी सी पुस्तक है, उसका हमको पारायण करना चाहिए, उस पर चिंतन मनन करना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें से कार्यक्रम निकालने चाहिए, उसमें से रिसर्च प्रोग्राम्स निकलने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि ये इस तरह का एक करना चाहिए, और उस किताब को आधार बनाकर उस पे गंभीर सेमिनार्स करने की भी आवश्यकता है। कि जब धर्मपाल जी भारतीय चित्त और मानस काल कह रहे हैं, तो उनका अर्थ क्या है, इसको समझने की जरूरत है। व्हाट डज ही मीन बाय व्हेन ही सेज भारतीय चित्त, व्हाट डज ही मीन बाय मानस, व्हाट डज ही मीन बाय काल, काल दृष्टि का क्या क्या कहना क्या चाहते हैं। उसमें ऑफ कोर्स उनका इंडिकेशंस है कि ये हम ये चार सतयुग से लेके द्वापर और त्रेता और द्वापर और कलयुग, इसकी बात हम सोचते हैं। तो इसको समझने की बात वो कर रहे हैं, और वो कई तरह से इशारा कर रहे हैं कि इसको कैसे समझा जाए। उसमें हम लोग भी सोच सकते हैं। तो इस पे कुछ सेमिनार्स भी किए जाए गंभीर रूप से, जिसपे हम लोग विचार हमारा चल ही रहा है। हम लोग चाहते हैं कि 3-4 गंभीर सेमिनार हो, उसमें कुछ पुराने और कुछ नए लोग आए, और एक गोष्ठी हो जिसमें हम इसका पारायण करें। मुझे लगता है इसमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें निकल सकती। जी, मैं थोड़ा सा और इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने लिया कि अगर हम अपनी भाषाओं को देखें तो उसमें जो मूल फिलॉसफी जो भाषाओं में जो दिखती है, वो है कि हम होने वाले संसार से आते हैं, हमारे यहाँ चीज़ें हो जाती हैं। उसमें डूअरशिप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन पवन जी, हो ये गया है कि आज के ज़माने में हमारी अपनी जो सेल्फ इमेज है, वो इतनी, क्या कहें, डिबिलिटेटिंग सेल्फ इमेज है कि हमको लगता है कि ये होने वाला जो काम है, ये एक तरह से आलसी लोगों का विचार है, उनकी दृष्टि। या जो आलसी लोग होते हैं, जो कुछ करना, जो इनएक्टिव पैसिव से होते हैं, वो ये होने वाला चीज मानते हैं। या जैसे आपने कहा कि हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं। अब आज का पढ़ा लिखा मानता है कि ये सब होकस पोकस सुपरस्टिशियस सी चीजें हैं। और ये हमारा एक तरह से, क्या कहें, मजबूरी ये है कि हमारा जो भी फ्रेंड सर्कल है, इंक्लूडिंग हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग इस मॉडर्न मॉडर्न एजुकेशन से गुजरे हुए लोग हैं। तो हम लोग जिनको बुलाएंगे भी भारतीय चित मनस्काल पढ़ने के लिए, वो हम जैसे लोग होंगे जिनकी हमारी अपनी सेल्फ इमेज जो बनी है, वो यूरोपियन एंथ्रोपोलॉजी से बनी है, यूरोपियन सोशोलॉजी से बनी है। जिस तरह की हिस्ट्री यूरोप में डेवलप हुई, उस तरह से हमारी सेल्फ इमेज बनी है। तो एक तरह का चैलेंज भी है हम लोगों के सामने कि कैसे हम अपने दिमाग को खोलें, डिकॉलोनाइज करें, और फिर इस किताब को पढ़ें, या पढ़ते पढ़ते दोबारा से अपने आप को डिकॉलोनाइज, मतलब थोड़ा इस पे भी थोड़ा अपने विचार रखिए।
देखिए, मैं ऐसा मानता हूं हर्ष की डीकॉलोनाइजेशन तो एक शब्द है और ये डेफिनेटली है कि हम मॉडर्निटी सी, ये जो भी बात अपनी कर रहे हैं इसमें अब आपने जो बात छेड़ी है उसमें हम आधुनिकता को लाए बिना ये और उसको मैं क्वालिफाई कर दूं, पश्चिमी आधुनिकता जिसमें हम और आप जी रहे हैं, इस पश्चिमी आधुनिकता को थोड़ा गहराई से समझे बिना आपके प्रश्न का जवाब नहीं दिया जा सकता। ये पश्चिमी आधुनिकता ने न सिर्फ सिस्टम्स बनाए हैं जिसमें हम और आप रह रहे हैं, वो चाहे इकोनॉमिक सिस्टम्स हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम्स हो, गवर्नेंस के सिस्टम हो, टेक्नोलॉजी के सिस्टम हो, ये सिस्टम्स सारे पश्चिमी आधुनिकता से निकले हुए सिस्टम्स हैं एक तरफ। पर दैट इज, इससे भी ज्यादा जो गंभीर बात है कि इस पश्चिमी आधुनिकता ने हमारे परसेप्शन को, हमारी दृष्टि को भी प्रभावित किया है। तो हम उस प्रभाव में रहते हुए ही चीजों को देखते हैं। हम उस प्रभाव से अपने को मुक्त नहीं कर सकते जब तक इसको पहचाने नहीं। और इसको पहचानने के बाद भी पूरी तरह से मुक्त होंगी इसकी गारंटी नहीं है, पर उसका एक रास्ता मिलता है। आप उस बीमारी को समझे बिना उस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते, ऐसी सी बात है। इलाज हो ही जाएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, पर यह गारंटी है कि उसको समझे बिना उसका इलाज नहीं हो सकता। तो इसलिए आधुनिकता को समझना होगा। खैर, बहुत लंबी बात मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी समय की कमी है, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि आधुनिकता, ये जो पश्चिमी आधुनिकता जिसमें मैं और आप सब लोग रह रहे हैं, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तंभ है इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवादिता। और ये जो व्यक्तिवादिता है इसने हम सबको प्रभावित किया है, बड़े से लेके छोटा आदमी, इसमें सब आदमी, बच्चे से लेके और बूढ़े तक, सब आदमी पहचान के चक्कर में फंसे। इंडिविजुअल पहचान, मेरी पहचान। आप जो सेल्फ इमेज की बात करते हैं, अगर आज से 100 साल 150 साल पुराने जाए, और वो डिपेंड करता है कि आपके परिवार में ये शिक्षा नाम का जो मॉडर्न एजुकेशन है कब से प्रवेश की है, पर आप अगर अपने दादा परदादा के जमाने में जाए तो उनकी सेल्फ इमेज मैं वाली नहीं थी, वो हम वाली थी। हम लोग, जैसे मैंने कई बार जिक्र किया है कि वो जो वॉरेन हेस्टिंग्स की कमेटी जब साउथ में जाती है और परियार कम्युनिटी को इंटरव्यू करती है, वो लोग चर्मकार लोग हैं जो चमड़े का काम करते हैं, उनको जब इंटरव्यू करती है और पूछती है हु आर यू, सो उनका जवाब होता है वी आर brave soldiers. Sometimes we make saddles. Their self-image is hum wali. We are brave soldiers. आज के दिन, और वो तो छोड़ दीजिए, उसमें मैं नहीं जाऊंगा कि उन्होंने कहा अपने आप को ब्रेव सोल्जर्स कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हम तो गए गुजरे लोग हैं, दलित हैं, हमको तो ब्राह्मण देखते भी नहीं है, हमको हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कह रहे। लेकिन मैं उस बात को छोड़ भी देता हूं, मैं बात कर रहा हूं वी। आज के दिन वी की इमेज बहुत कम रह गई है। आंदोलनकारी जब होंगे तो वो बोलेंगे हमारी ये डिमांड है, लेकिन पहचान का जब सवाल आएगा, अनलेस कोई आंदोलन चल रहा हो तो बात अलग है कि भाई हम किसान हैं या हम तो मजदूर हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मली जाके किसी से पूछेंगे तो वो अपनी बात करेगा, मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो फर्क आया है वी टू आई, और ये आई जो है ये बहुत खतरनाक है। भारत की जिस बात को भारतीय चित्तमानस काल हम कह रहे हैं, उसमें व्यक्तिवादिता का स्थान बहुत नगण्य सा है, कहीं कुछ कुछ दायरों में होता है। मेरी जिम्मेवारी, हमारी जिम्मेवारी नहीं, जिम्मेवारी मेरी है, मेरा कर्तव्य, वहां मैं आता हूं। लेकिन ज्यादातर दायरों में हम आता है, मैं नहीं, मैं बहुतों में से एक हूं। तो ये एक फर्क जो आया है, और ये इसको हमको अगेन अभी इस पछड़े में नहीं पड़े। और आपके जो दोस्तों का लेकर जो आपको चिंता है वो सही है, वो ऐसे ही बोलेंगे। इसलिए मैं इस गोष्ठी में, मेरा मन है ऐसे लोग आए जो लोगों की थोड़ी सी तैयारी है,
अभी उन लोगों से हम डायलॉग नहीं करने की अपने को चेष्टा करनी चाहिए जिनकी तैयारी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत बहुत ऊर्जा जाएगी। तो अभी वैसे लोगों के साथ काम करना चाहिए जो लोगों की थोड़ी बहुत तैयारी है, जो इस यात्रा पे एक आध दो कदम आगे बढ़े। जी, जी पवन जी। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा आपने बात बताई, और इस रिकॉर्डिंग को अब यहाँ हम रोकते हैं। आपका धन्यवाद। और हमें पूरी उम्मीद है, आपको भी मुझे भी, कि ये एक अच्छी गोष्ठी रहेगी, और शायद इसमें से और आगे की गोष्ठियों के लिए और काम निकलेगा, या और कुछ मिलजुल के काम निकलेगा। तो इसी आशा से इस रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ रोक रहा हूँ। आपका धन्यवाद।